हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको डिस्चार्ज के बारे में बताने जा रहा हूं। डिस्चार्ज 498A के केस में या 8586 BNS के केस में कैसे ले। देखिए क्या है कि डिस्चार्ज की जो स्ट्रैटेजी है बहुत कम लॉयर्स यूज़ करते हैं, और अगर आप ये डिस्चार्ज की रेमेडी आप ढंग से यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो केसेस हैं वो छोटे बड़े, सेटलमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मैट्रिमोनियल केसेस में सबसे जल्दी निकलने के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो आपको यूज़ करनी चाहिए। डिस्चार्ज जो है बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे यूज़ करते हैं और कब जो है इसे यूज़ करना चाहिए। तो इस बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखेगा। और मैंने जो है इस पे कुछ रिसर्च भी की हुई है अपनी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो डिस्चार्ज है वो क्यों हम ले सकते हैं 498A में और कब ले सकते हैं। देखिए डिस्चार्ज जो है वो इसलिए होता है कि कोई भी मैटर जो है ट्रायल में जाने से पहले मैजिस्ट्रेट एक बार चेक कर ले उस मैटर को कि वो मैटर बनता भी है या नहीं बनता है। अब आपके लॉयर की ड्यूटी होती है उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट के सामने आर्ग्यू करना डिस्चार्ज के ऊपर। अब इसके दो तरीके हैं। जब आपकी बेल हो गई है, कोर्ट से रेगुलर बेल आपने ले लिया, बेल बॉन्ड भर दिए, श्योरिटी भर दी आपने, उसके बाद जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज पे। अब इस पे दो चीज़ें आप कर सकते हैं। या तो एक आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज पे, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन जो कि अभी 262 BNS में है। पहले ये 239 CRPC में हुआ करता था, अब 262 BNS में आपका जो है ये सेक्शन आ गया है डिस्चार्ज का। तो आप या तो एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं या फिर अपनी रिटर्न सबमिशन जो है कोर्ट के सामने विद जजमेंट्स आप पेश कर सकते हैं जब आपका जो है आर्गुमेंट हो रहा होगा चार्ज के ऊपर। अब जब चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इसमें मैजिस्ट्रेट देखता है कि आपके ऊपर केस बनता भी है या नहीं बनता है। जो भी एलिगेशंस FIR के अंदर होते हैं, चार्जशीट के अंदर होते हैं, विटनेसेस की स्टेटमेंट होती है, वो चीज़ें अभी कंसिडर की जाती है। हालांकि 80 से 90% चांस है कि आपके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा, फिर भी 10 से 20% चांस ये रहता है कि आपके ऊपर जो है चार्जेस फ्रेम ना हो, या फिर आपके कुछ रिलेटिव्स बाहर हो जाए, चाहे माता पिता या सिस्टर। अगर आप क्वेश्चन की आपने रेमेडी नहीं ली है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है अच्छी तरह अपना केस जो है मैजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करें और अपना जो है ट्राई करें डिस्चार्ज लेने का। देखिए अब यहाँ पे डिस्चार्ज में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि कोर्ट जो है वो सिर्फ देखेगा कि पहली जो पक्षकार है यानी प्रोसिक्यूशन का केस क्या है। अगर 498A का केस है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि 498A के केस में जब मैंने डिस्चार्ज पे आर्ग्यू किया था तब जो है मैंने ये चीज़ देखी कि उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं बन रहे थे। अब इंग्रेडिएंट से क्या मतलब है कि वाइफ जो है एक तरीके से कंप्लेंट कर रही है कि उसको जो है सिस्टर इन लॉ से प्रॉब्लम है, वो इंटरफेयर करती है हस्बैंड और वाइफ के केस में। ये एक केस आया था मेरे पास, तो मैंने इसी लाइन पे आर्गुमेंट शुरू किया और मैंने कहा सिर्फ ताना देना या फिर ऐसा एप्रीहेंशन कि सिर्फ इंटरफेयर कर रही है हस्बैंड वाइफ की लाइफ में सिस्टर, तो ये 498A नहीं बनाते और हस्बैंड के खिलाफ तो कोई एलिगेशन ही नहीं है इस केस में। तो मैंने इस लाइन पे आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो है सीधा इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, जो ऑफेंस बनाता है कि जो 498A या 8586 का अगर आप ऑफेंस पढ़ेंगे वो दो एस्पेक्ट्स पे है। एक तो डाउरी डिमांड है और दूसरा हैरेसमेंट है विच वाइफ कैन कमिट सुसाइड। इन दोनों ग्राउंड्स पे है। जब ये ग्राउंड्स ही नहीं बन रहे हैं तो मैंने आर्ग्यू किया कि ये तो जनाब ग्राउंड्स ही नहीं बन रहे हैं तो आप इस पे चार्जेस कैसे फ्रेम करोगे। इसमें तो कोई एलिगेशन ही नहीं है हैरेसमेंट का। सिर्फ अगर सिस्टर इन लॉ को प्रॉब्लम है, अपनी जो बहन से वाइफ को प्रॉब्लम है सिस्टर इन लॉ से, तो उससे क्या केस बन जाएगा। ऐसे तो हर घर में ये प्रॉब्लम होती है, तो हर घर में क्या 498A अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि 498A को हम इतना एक्सपैंड कर रहे हैं कि किसी को छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो वो क्या क्रिमिनल केस करता हुआ फिरेगा। तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने काफ़ी मेरी आर्ग्यूमेंट सुनी। दूसरा जो है इंट्रस्टमेंट के लिए
उसमें मैंने ये बोला कि मटेरियल ही नहीं है इंटरेस्टमेंट का। सबसे पहले तो लिस्ट नहीं थी उसमें डाउरी आर्टिकल्स की, और दूसरी चीज़ कोई बिल्स भी नहीं प्रोवाइड किए, ना ही कोई फोटोग्राफ्स है, तो कोई प्राइमा फेसा ही एविडेंस ही नहीं है 406 का, 406 भी नहीं बनता। फिर एक 323 सेक्शन भी आ गया था उसके अंदर, तो 323 में मैंने ये आर्ग्यू कर दिया कि जो एविडेंस में कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, तो 323 भी नहीं बनता है इस केस में। तो यहाँ पे जब ये सेक्शंस आ जाते हैं इतने सारे, तो आपको इन जो भी मटेरियल है अभी चार्जशीट को पढ़ के आपको आर्ग्यू करना है। आपको अपना एविडेंस नहीं देना इस स्टेज में, या फिर अपनी जो सफाई है वो नहीं देनी इस स्टेज में। वो होती है 313, या फिर आपका जब डिफेंस एविडेंस आएगा तब, वो कई साल लग जाएंगे। तो अभी जो है इनिशियल स्टेजेस पे आपको केस को लेके जो है अपनी टिप्पणी करनी है, अपनी आर्ग्यूमेंट सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करनी है कि केस और जो मटेरियल है उस बेसिस पे जजमेंट्स ले जाइए। जजमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, तो वो आप मेंशन करके जो है डिस्चार्ज पे आप इफ़ेक्टिवली जो है बहुत अच्छी तरह आर्ग्यू कर सकते हैं अपना केस, और कोशिश करिए, हो सकता है कि आपका केस भी जो है डिस्चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपका नीचे से काम नहीं होता, सपोज JMFC लेवल पे काम नहीं होता, तो आपको सेशंस में आप रिवीजन फाइल कर सकें। रिवीजन के बाद आप फिर हाई कोर्ट आ सकते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अगेन वही हायरार्की है। ये क्वाशिंग का एक ऑल्टरनेटिव है। अगर आप क्वाशिंग के लिए इनिशियली नहीं गए तो डिस्चार्ज एक ऑल्टरनेटिव है, पर हाँ यहाँ पे जो स्कोप है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। अब जैसे अगर हम हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्वाशिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो स्कोप होता है क्वाशिंग का या जो स्कोप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। उसमें थोड़ा आजकल अचिन गुप्ता की जैसे जजमेंट आई है, तो उसमें सर्कमस्टांसेस भी देखे जाते हैं कि डाइवोर्स फाइल किया है या कोई काउंटर केस फाइल किया हुआ है या काउंटर ब्लास्ट तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा स्कोप एक्सपैंड हो जाता है। बट यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास एक लिमिटेड पावर होती है, वो बस आपका यही देखेगा कि केस बनता है एलिगेशंस पढ़ के या नहीं, सिंपल एज दैट। इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी है नहीं इतनी। अगर ऑफेंस बनता है तो आपके ऊपर चार्जेस 101% फ्रेम होंगे, 80% केसेस में फ्रेम होंगे, 20% फिर भी चांस है, तो आपको ट्राई कर लेना चाहिए डिस्चार्ज के लिए भी। तो ये था एक पार्ट 2 डिस्चार्ज के ऊपर। अगर आपको इसमें रिसर्च चाहिए मेरी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ये ऐसी अपडेटेड रिसर्चेस जो हैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। कोई भी नई जजमेंट आती है मैं उस पर ज़रूर जो है उसका इजीली आपके लिए इंटरप्रेट करके मैं आपको जो है ये नॉलेज जो है अपने ग्रुप के थ्रू शेयर कर देता हूँ, और ताकि आपको जो है अवेयरनेस हो कि अभी लॉ में चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो अपडेटेड रहिए, और ये जो फाइट है इसमें मैं आपके साथ हूँ। सारी असिस्टेंस मेरी तरफ से उस ग्रुप में आपको मिलेगी जो मैं अभी शेयर करता रहता हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों तक ये अवेयरनेस आपको पहुँचानी है, आपको लगता है किसी को हेल्प चाहिए, तो शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक यू।